Assalamu alaikum. I am Adnan Shoaib, faculty member at ComSci Institute of Information Technology, and today is our lecture number 15 regarding the course Risk Management and Insurance FNC 710. So, in this lecture we are going to see government regulations and of insurance कि गवर्नमेंट की क्या रेगुलेशंस हैं और वो उनके पीछे क्या इंश्योरेंस की चीजें पड़ी हुई हैं, मतलब हाउ द गवर्नमेंट इज बीइंग रेगुलेटिंग द इंश्योरेंसेस। दो इस केस में हम लोग ज्यादातर यूएस की रेगुलेशंस को देखेंगे, बट एट द सेम टाइम वी वुड आल्सो गिव सम एग्जांपल्स ऑफ पाकिस्तान की भी कुछ एग्जांपल्स देंगे और उसमें देखेंगे कि हमारे पास क्या चीजें किस तरह से एवेल्युएट हो रही हैं और किस तरह से एवेल्युएट होकर हमारे पास आ रही हैं। सो वी आर गोइंग टू सी गवर्नमेंट रेगुलेशंस ऑफ इंश्योरेंस क्या हैं और कैसे वर्कआउट करेंगी और किस तरह से वर्कआउट होकर हमारे सामने आएंगी। तो दैट मीन्स कि गवर्नमेंट रेगुलेशंस ऑफ इंश्योरेंस दैट वी आर गोइंग टू सी कि कौन कौन सी गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं जिसको हम लोगों ने देखना है और जिससे हम लोगों ने आगे लेकर चलना है। तो दैट मीन्स गवर्नमेंट रेगुलेशंस ऑफ इंश्योरेंस आर बीइंग रिक्वायर्ड कि हमारे पास कौन कौन सी गवर्नमेंट रेगुलेशंस आ सकती हैं। सो स्टार्टिंग विद द टॉपिक, पहली चीज देखेंगे रीजन फॉर इंश्योरेंस रेगुलेशंस। इंश्योरेंस रेगुलेशंस की रीजंस क्या हैं, क्यों जरूरत पड़ रही कि हम लोग इंश्योरेंस को रेगुलेट करें, क्यों जरूरत पड़ रही कि हम इंश्योरेंस को आगे बकायदा रेगुलेट करके आगे लेकर जाएं, किन वजूहात पे लेके जाएं, किस वजह से लेके जाएं, व्हाई वी आर गोइंग टू सी कि हम लोग इन्हें आगे लेकर जाएं और किस तरह से आगे फर्दर अटेम्प्ट कराएं। सो दैट मीन्स कि वी हैव टू सी कि हमारे पास किस तरह से चीजें आएंगी। ऑब्जेक्टिव्स क्या आ रहे हैं, दैट इज अगेन रीजंस फॉर इंश्योरेंस रेगुलेशंस। ऑब्जेक्टिव क्या है, रीजंस क्या हो सकती है इंश्योरेंस रेगुलेशंस की। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेशंस कौन सी हैं, कौन कौन सी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स आ गई हैं इंश्योरेंस रेगुलेशंस की। मेथड्स फॉर रेगुलेटिंग इंश्योरर्स के मेथड्स कौन कौन से हैं रेगुलेटिंग द इंश्योरर्स को, ठीक है। रीजंस फॉर इंश्योरेंस के मतलब हमारे पास कौन कौन सी रीजंस आ रही हैं फॉर इंश्योरेंस की, हमारे पास इंश्योरेंस की रीजनिंग कौन कौन सी हो रही है, किस किस तरह से रीजनिंग आ रही है और उस रीजनिंग के पीछे हमारे पास क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं। तो दैट मीन्स कि हमने इंश्योरेंस रेगुलेशंस की रीजंस देखनी है। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेशंस के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स देखनी कि क्या क्या इंश्योरेंस की रेगुलेशंस है। मेथड फॉर रेगुलेटिंग इंश्योरर्स के क्या क्या मेथड इन्वॉल्व हैं फॉर रेगुलेटिंग द इंश्योरर। व्हाट एरियाज आर रेगुलेटेड, कौन कौन से एरियाज नीड टू बी रेगुलेटेड, कौन कौन से एरियाज को हमने रेगुलेट करना है। स्टेट वर्सेस फेडरल रेगुलेशंस कौन कौन सी आएंगी, स्टेट वर्सेस फेडरल रेगुलेशंस के स्टेट रेगुलेशंस कौन सी हो सकती हैं और फेडरल रेगुलेशंस उसमें कौन सी और कैसे हो सकती हैं। सो दैट वी आर गोइंग टू सी कि हमारे पास कौन कौन सी चीजें इसमें आ रही हैं। करंट प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज इन इंश्योरेंस रेगुलेशंस के करंट प्रॉब्लम्स कितनी है एंड इश्यूज इन इंश्योरेंस रेगुलेशंस कितनी आ रही हैं। सो दैट मींस रीजंस फॉर इंश्योरेंस रेगुलेशंस एंड साथ ही इंश्योरेंस डेवलपमेंट और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंश्योरेंसेस क्या है, यानी हिस्ट्री भी देखनी कि इंश्योरेंस कब आया था हमारे पास और साथ ही हमने रेगुलेशंस ऑफ इंश्योरेंस के मेथड्स को भी चेक करना है। सो दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट। फर्स्ट, रीजन फॉर इंश्योरेंस रेगुलेशंस। क्या क्या रीजंस इन्वॉल्व हैं व्हेन वी टॉक अबाउट इंश्योरेंस रेगुलेशंस, कि जब भी हम इंश्योरेंस रेगुलेशंस की बात करेंगे तो व्हाट रीजंस दैट में इनकर, यानी कौन कौन सी रीजंस हैं जो अकर हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेंटेन इंश्योरेंस सॉल्वेंसी के सबसे पहले क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं इंश्योरर सॉल्वेंसी, कि हमने इंश्योरर की सॉल्वेंसी को मेंटेन करना है। रीजंस फॉर इंश्योरेंस रेगुलेशंस कि जो भी इंश्योरर है उसको सॉल्वेंट रहना है, क्योंकि लोग तो इंश्योर्ड आए हैं, इंश्योर्ड तो ठीक है, लेकिन उनकी सॉल्वेंसी को सामने रखना है कि अगर उन पे ज्यादा क्लेमेंट्स आते हैं तो उनकी सॉल्वेंसी खतरे में। तो जब ज्यादा क्लेमेंट आएंगे, ज्यादा पैसों का आउटफ्लो है, तो इसका मतलब है फौरन जो है इंश्योरेंस जो होंगे वो बैंकक्रप्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वो बैंकक्रप्ट हो जाएंगे। कंपनसेट फॉर इनएडिक्वेट कंज्यूमर नॉलेज, कंपनसेट करते हैं फॉर इनएडिक्वेट कंज्यूमर नॉलेज से, यानी कंपनसेशंस भी इन्वॉल्व हैं फॉर इनएडिक्वेट कंज्यूमर नॉलेज। एंश्योर्स रीजनेबल रेट, क्या करते हैं वो एंश्योर करते हैं रीजनेबल रेट को। किसको करते हैं वो, रीजनेबल रेट्स को करते हैं कि रीजनेबल रेट्स हो, रेट्स बहुत हाई ना हो इंश्योरर्स के, कि ज्यादा हाई हो, पता लगा एडिशनल प्रॉफिट्स आ रहे हैं, बिकॉज दे कैन चार्ज एनीथिंग टू यू, they can
easily charge anything to you. So that means we have to ensure a reasonable rate. Make insurer available, कि हमने सबसे पहले क्या करना होगा, इंश्योरर्स को अवेलेबल करना होगा कि हाँ जी इंश्योरर्स होने चाहिए, कितनी इंश्योरेंस कंपनीज होनी चाहिए और इंश्योरेंस को किस तरह डील करना है. हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेशंस. क्या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स आ रहे हैं इंश्योरेंस रेगुलेशंस की. इंश्योरर्स वर इनिशियली सब्जेक्ट टू फ्यू रेगुलेटरी कंट्रोल्स, कि इंश्योरर्स जो है ना वो इनिशियली जो है ना सब्जेक्ट टू फ्यू रेगुलेटरी कंट्रोल, कुछ रेगुलेटरी कंट्रोल्स आए थे, वहां से स्टार्ट किए. जैसे पॉल वर्जीना 1968 affirmed that the right to of the states to regulate insurance, affirmed that the right of the state, ये स्टेट का राइट है टू रेगुलेट इंश्योरेंस. क्या करना है हमने, इंश्योरेंस को रेगुलेट करना है, तो दैट इज the right of the state. The court ruled that insurance was not interstate commerce, यानी कि court also ruled that the insurance was not a interstate commerce. ये interstate commerce नहीं है. तो और उसने साथ ही बता दिया था कि उसने रिकॉर्ड ने कहा था कि that is a federal level item. In US, we Southeastern Underwriter Association, the court ruled that insurance was interstate commerce when conducted across state lines and was subject to federal regulation. किसको subject हो रहा है, subject to federal regulation. The legality of rating bureaus was questioned. यानी कि हमने जो हमारे पास legality of rating bureaus हैं, that will be questioned, कि हमारे पास legality of rating bureaus कैसे और किस तरह से maintain होगा. That how these legality of rating bureaus need to be maintained or need to be questioned, कि वहीं पे हम लोगों से question भी करेंगे. हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेशन, के हम लोग क्या करेंगे, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेशंस करेंगे. द मैककरन फर्गुसन एक्ट, अब वहां पे क्या है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में फर्दर आ रहे हैं. 1945 स्टेट्स दैट कंटिन्यूड रेगुलेशन एंड टैक्सेशन ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री बाय द स्टेट आर इन पब्लिक इंटरेस्ट. मींस ये चीज पब्लिक इंटरेस्ट में है कि व्हेन वी आर रेगुलेटिंग द इंश्योरेंस एंड टैक्सेशंस, कि टैक्सेशंस भी हम रेगुलेट कर रहे हैं और इंश्योरेंस भी रेगुलेट कर रहे हैं. बाय द इंडस्ट्री, बाय द स्टेट आर इन द पब्लिक इंटरेस्ट, और ये किसके इंटरेस्ट में आ रहा है, दैट इज ऑन द पब्लिक इंटरेस्ट. फेडरल antitrust law apply to insurance policy only to the extent that the insurance and industry is not regulated by a state law. यानी इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है that is not state by the स्टेट लॉ, यानी ये स्टेट लॉ से आपके पास नहीं आ रही. देखें यहाँ पे अब क्या आ रहा है, स्टेट लॉ. जिस तरह हमारे पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है, वहां पे क्या होता है, स्टेट लॉ. दैट सेम इज द केस विद आवर प्रोविंशियल लॉ. फॉर एग्जांपल, इंश्योरर्स आर नॉट एग्जम्प्ट फ्रॉम शर्मन एक्ट प्रोविजन. क्या चीज आ रही है, शर्मन एक्ट प्रोविजन से वो लोग एग्जम्प्ट नहीं होते. नेक्स्ट, द फाइनेंशियल मॉडर्नाइजेशन एक्ट आया. चेंज द फेडरल लॉ दैट अर्लियर प्रिवेंटेड द बैंक्स एंड इंश्योरर एंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम कंपीटिंग आउटसाइड देयर कोर एरिया. यानी उन्होंने आजाद कर दिया एक तरह से जितना भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस था. उन्होंने कहा था कि दे कैन कम्पीट इन देयर आउटसाइड कोर एरियाज, यानी कोर एरिया से आउटसाइड पे भी दे कैन इजीली कम्पीट इट, यानी इजीली कंपटीशंस आ सकते हैं और कम्पीट कर सकते हैं. दे कैन इजीली कम्पीटेड और कम्पीट करके सामने ला सकते हैं. सो दैट मीन्स दे कैन इजीली कम्पीटेड आउटसाइड देयर कोर एरिया, यानी कोर एरिया से आउटसाइड पे ये कम्पीट हो सकता है. मेथड ऑफ रेगुलेटिंग इंश्योरर, कि मेथड क्या है रेगुलेटर इंश्योरर के. थ्री प्रिंसिपल मेथड ऑफ रेगुलेटिंग इंश्योरर्स. थ्री प्रिंसिपल मेथड्स हैं फॉर रेगुलेटिंग द इंश्योरर आर लेजिस्लेशन through both states and federal law, through both and federal and state law, and court decision interpreting policy provision, state insurance department. Every state has an insurance commissioner who administers state insurance law. क्या मतलब हुआ इसका, the three principal method of regulating insurer. क्या है हमारे पास, three principal methods of regulating insurers क्या है, legislation, ठीक है. सबसे पहले क्या है, लेजिस्लेशन थ्रू बोथ स्टेट एंड फेडरल लॉ, या फेडरल लॉ, यानी कि स्टेट एंड फेडरल लॉ बोथ साइड से हमारे पास आ रही. कोर्ट डिसीजंस क्या आ रही है हमारे पास, कोर्ट के डिसीजंस आ रहे हैं हमारे पास. फॉर एग्जांपल, इंटरप्रेटिंग पॉलिसी प्रोविजंस, क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं हम, पॉलिसी प्रोविजन. स्टेट इंश्योरेंस डिपार्टमेंट, एवरी स्टेट, अब स्टेट इंश्योरेंस डिपार्टमेंट्स भी हैं जो इसको गाइड कर रहे हैं. एवरी स्टेट हैज एन इंश्योरेंस कमिश्नर. एवरी स्टेट के पास क्या है, इंश्योरेंस कमिश्नर है, हु एडमिनिस्टर स्टेट इंश्योरेंस लॉस. क्या करते हैं, स्टेट इंश्योरेंस लॉ को वो एडमिनिस्टर करते हैं. द नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस कमिश्नर मीट पीरियडिकली टू डिस्कस देयर इंडस्ट्री प्रॉब्लम एंड ड्राफ्ट मॉडल लॉ. नाउ
नेशनल एसोसिएशंस मीट करते हैं, और किस लिए मीट करते हैं? ताकि वो अपनी इंडस्ट्री लेवल की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकें कि व्हाट इंडस्ट्री लेवल प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट, कि कौन कौन सी इंडस्ट्री लेवल प्रॉब्लम्स जो है वो एग्जिस्ट कर रही हैं और हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज इट, हमने उनको किस तरह से कैसे मैनेज करना है। ठीक है, द थ्री प्रिंसिपल मेथड्स ऑफ रेगुलेटिंग इंश्योरर आर लेजिस्लेशन थ्रू बोथ स्टेट एंड फेडरल लॉ, कोर्ट डिसीजंस आएंगे, इंटरप्रेटिंग पॉलिसी प्रोविजंस आएंगे, कोर्ट डिसीजंस भी आएंगे, पॉलिसी प्रोविजंस भी होंगी, स्टेट इंश्योरेंस डिपार्टमेंट भी होगा। एवरी स्टेट हैज अ इंश्योरेंस कमिश्नर हु एडमिनिस्टर स्टेट इंश्योरेंस लॉ, कि वो क्या करता है? एडमिनिस्टर करता है स्टेट इंश्योरेंस लॉ। नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस कमिश्नर मीट्स पीरियोडिकली टू डिस्कस इंडस्ट्री प्रॉब्लम एंड ड्राफ्ट मॉडल लॉज, कि ड्राफ्ट कर रहे हैं मॉडल लॉज को। What areas are regulated? कौन कौन से एरियाज हैं जो रेगुलेटेड हैं? All state have requirement for the formation of license of insurer, यानी all state have requirement for formation of licensing of insurer, कि इंश्योरर की लाइसेंसिंग को हमने सामने रख के ही बात करनी है। All states have requirement for the formation and licensing insurer. Licensing include minimum capital and surplus requirement. Licensing क्या चाहिए होगी? Minimum कैपिटल एंड सरप्लस रिक्वायरमेंट्स, कि कितने हमारे पास मिनिमम कैपिटल है और साथ ही हमारे पास सरप्लस रिक्वायरमेंट्स कितनी है। द डोमेस्टिक इंश्योरर इज डोमिसाइल्ड इन द स्टेट, यानी कि डोमेस्टिक इंश्योरर क्या होगा? दैट इज डोमिसाइल्ड विद इन द स्टेट, यानी स्टेट का पार्ट होगा वो, यानी स्टेट की वैल्यूएशंस में आएगा। द फॉरेन इंश्योरर इज आउट ऑफ द स्टेट, यानी इंश्योरर दैट इज चार्टर्ड बाय अनदर स्टेट बट लाइसेंस टू ऑपरेट इन स्टेट। यानी अब कितने टाइप के इंश्योरर्स हो गए? डोमेस्टिक इंश्योरर्स भी आ रहे हैं और फॉरेन इंश्योरेंस भी आ रहे हैं, यानी दोनों इंश्योरर्स आ रहे हैं। द डोमेस्टिक इंश्योरर इज डोमिसाइल्ड इन द स्टेट, फॉरेन यानी जो आउट ऑफ द स्टेट हो, दैट इज चार्टर्ड टू अनदर स्टेट बट हैव द लाइसेंस टू ऑपरेट इन आवर स्टेट। एलियन इंश्योरर इज अ इंश्योरर दैट इज चार्टर्ड बाय अ फॉरेन कंट्री बट इज लाइसेंस टू ऑपरेट इन द स्टेट, यानी कि अब हमारे पास क्या है? दैट इज चार्टर्ड बाय फॉरेन कंट्री, क्या है उससे? फॉरेन कंट्री है बट इज लाइसेंस टू ऑपरेट, यानी कि पहला क्या? डोमेस्टिक, फॉरेन एंड देन एलियन। डोमेस्टिक इंश्योरर्स हैं, फॉरेन इंश्योरर्स हैं, एलियन इंश्योरर्स हैं, यानी तीनों इंश्योरर हैं। तो दैट मींस दीज आर द एन इंश्योरर दैट इज चार्टर्ड बाय अ फॉरेन कंट्री बट इज लाइसेंस टू द ऑपरेट इन द स्टेट, लाइसेंस करेंगे टू ऑपरेट इन द स्टेट, यानी कि विद इन द स्टेट वो ऑपरेट कर सके, यानी वो ऑपरेशंस विद इन द स्टेट नजर आ सके। एंड इज लाइसेंस टू ऑपरेट इन द स्टेट, के विद इन द स्टेट वो ऑपरेट करता रहे। So that means we are going to operate it in the same manner or in the same values or in the same level. What areas are being regulated? कौन कौन से areas हैं that requires regulations? Insurers are subject to financial regulations designed to maintain solvency. Insurers are subject to फाइनेंशियल रेगुलेशन डिजाइन टू मेंटेन सॉल्वेंसी, यानी इंश्योरेंस की हमने सबसे पहले सॉल्वेंसी को मेंटेन करना है, बिकॉज जो इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं अगर वही सेफ नहीं है इन टर्म्स ऑफ लॉ सॉल्वेंसी, तो फिर तो आगे जाने का फायदा ही नहीं ना। असेसमेंट एसेट्स मस्ट बी सफिशिएंट टू ऑफसेट लायबिलिटीज, यानी एसेट्स जो हैं दैट मस्ट बी सफिशिएंट टू ऑफसेट लायबिलिटीज। क्या करेंगे हम? ऑफसेट लायबिलिटी करेंगे। एसेट्स मस्ट बी सफिशिएंट टू ऑफसेट द लायबिलिटीज। Admitted assets are the assets that an insurer can show on its statutory balance sheet. Admitted assets क्या होते हैं? वो assets जो इंश्योरर अपनी बैलेंस शीट में शो कर रहा है in determining its financial condition, और जो उससे वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस भी शो कर रहे हैं। So that means there is a वो assets that insurers show on balance sheet and the asset must be sufficient to offset balance sheet, यानी कि assets इतने होने चाहिए टू ऑफसेट द लाइबिलिटीज, कि जितने भी एसेट्स है उसके लिए लाइबिलिटीज हो। और इसको करने के लिए क्या करते हैं? इन अदर वर्ड्स वी आर आइडेंटिफाइंग अ करंट रेशियोज। करंट रेशियोज को देख रहे हैं। करंट रेशियो क्या है? करंट एसेट्स जो है आपके वो करंट लाइबिलिटीज को क्या ऑफसेट्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे, यानी करंट लाइबिलिटी को वो आइडेंटिफाई कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, यानी वेदर दिस रिक्वायर्ड और नॉट, यानी इसको हम लोग को रिक्वायर है या इसको हमें रिक्वायर्ड नहीं है। एन इंश्योरर सरप्लसेस पोजीशन इज केयरफुली मॉनिटर बाय स्टेट रेगुलेटर, यानी उनकी सरप्लस पोजीशंस जो होती हैं वो हमेशा केयरफुल मॉनिटर बाय स्टेट रेगुलेटर, यानी स्टेट रेगुलेटर का काम है कि वो उनकी उस पोजीशंस को आइडेंटिफाई कर सके और उन पोजीशंस को देखे कि वो इनको कैसे। इंश्योरर सरप्लस पोजीशन इज केयरफुली मॉनिटर्ड बाय स्टेट रेगुलेटर। द इंश्योरर सरप्लस पोजीशन इज केयरफुली monitored by the
स्टेट रेगुलेटर के। सबसे पहले हम किसको मॉनिटर करेंगे? स्टेट रेगुलेटर को मॉनिटर करेंगे, क्योंकि स्टेट रेगुलेटर वहीं पे है। एंड स्टेट्स हैव रेगुलेशन दैट एड्रेस द कैलकुलेशंस ऑफ द रिजर्व। कि हम लोग क्या करेंगे? स्टेट्स हैव द रेगुलेशन दैट एड्रेस द कैलकुलेशंस ऑफ रिजर्व। की कैलकुलेशन ऑफ रिजर्व को हम एड्रेस करेंगे और एड्रेस करने के बाद उसे आगे लेकर चलेंगे। तो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। What areas are regulated? कौन कौन से एरियाज हैं that need to be regulated? Life and health insurance must meet certain risk-based capital standard. यानी कुछ एक certain standards हैं for maintaining a capital. क्या maintain करना है हमने? Capital को maintain करना है. There are certain standards. A risk-based capital. Risk-based capital standard means that the insurer must have certain amount of capital depending on the riskiness of their investment and insurance operations. और से देखिएगा क्या कह रहा है वो? Standard means that insurer must have certain amount of capital. कुछ कैपिटल उसका अपना होना जरूरी है डिपेंडिंग ऑन द रिस्कीनेस ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। ये कहां रिस्कीनेस है इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस ऑपरेशंस की, कहां पे उसकी रिस्कीनेस है और कहां पे उसके इंश्योरेंस के ऑपरेशंस हैं। एंड इंश्योरेंस रिस्क बेस्ड कैपिटल डिपेंड्स ऑन एसेट्स रिस्क। अगर मेरे पास एसेट्स ज्यादातर मैंने स्टॉक्स में खरीदे हुए तो डेफिनेटली आई हैव मोर ऑफ रिस्की एसेट्स। क्या है मेरे पास? ज्यादा रिस्की एसेट्स ज्यादा हैं। अंडरराइटिंग रिस्क ऑल्सो एग्जिस्ट। मेरे पास क्या चीज आ रही है? अंडरराइटिंग रिस्क ऑल्सो एग्जिस्ट, कि मेरे पास अंडरराइटिंग के रिस्क भी हैं जो इन्वॉल्व हैं। एंड द अदर थिंग इज टूवर्ड्स द इंटरेस्ट रेट रिस्क। क्या आ रहा है मेरे पास? इंटरेस्ट रेट रिस्क भी आ रहा है। सो एसेट रिस्क आ गया, अंडरराइटिंग रिस्क आ गया, इंटरेस्ट रेट रिस्क आ गया, एंड अदर वन इज बिजनेस रिस्क। कौन सा आ रहा है मेरे पास? बिजनेस रिस्क भी इसमें इनकॉर्पोरेट हो रहा है। यानी एसेट रिस्क मेरे पास ये एग्जिस्ट कर रहा है कि जिसमें मैं कहूं कि एसेट मेरे पास रिस्क है। दूसरा क्या है? अंडरराइटिंग रिस्क, के जिसमें मैंने किसी को गलत इवेल्युएट किया है, गलत सिलेक्ट किया है, मींस अंडरराइटिंग इश्यूज हैं। तो उसका मतलब है देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी दैट देयर एग्जिस्ट अंडरराइटिंग रिस्क, कि मेरे पास अंडरराइटिंग का भी रिस्क एग्जिस्ट कर रहा है। और थर्ड इज इंटरेस्ट रेट रिस्क, कि जितना मैंने इंटरेस्ट चार्ज किया उससे ऊपर चार्ज होता है या इन्फ्लेशन उससे ज्यादा चली जाती है, तो दैट मीन्स आई हैव बीन ऑन द लॉस साइड। मैं किस तरफ जाऊंगा? लॉस वाली साइड पे होऊंगा और लॉस को ज्यादा सामने मेजर करूंगा। एंड द अदर वन इज डेफिनेटली बी अ बिजनेस रिस्क, कि हमारे पास फ्लक्चुएशंस ऑफ इनकम्स कितनी आ रही हैं, यानी एंटरप्राइज रिस्क किस लेवल का है और कैसे वो एंटरप्राइज रिस्क आपके पास आइडेंटिफाई होता है। द कंपैरिजन ऑफ कंपनीज टोटल एडजस्टेड कैपिटल, total adjusted capital to the amount of required risk based capital, total adjusted capital and the amount of required risk based capital determines the whether company or regulatory action is required or not, यानी कि कंपनी की regulatory actions required हैं या नहीं है। तो the comparison of company's total adjusted capital to the amount of required risk based capital, यानी comparison करेंगे किसका? risk adjusted capital का and साथ ही required रिस्क बेस्ड कैपिटल का, कि रिस्क टोटल एडजस्टेड कैपिटल एंड रिक्वायर्ड रिस्क बेस्ड कैपिटल डिटरमिन्स वेदर कंपनीज रेगुलेटरी एक्शन इज रिक्वायर्ड और नॉट, वेदर कंपनी और रेगुलेटरी एक्शन इज रिक्वायर्ड or not. The comparison of company's total adjusted capital to the amount of required risk-based capital determines whether company or regulatory action is required or not, कि company और regulatory actions required हैं या नहीं है, और अगर रिक्वायर्ड है तो किस लेवल के रिक्वायर्ड है और किस तरह से उनको हमने आइडेंटिफाई करना है। सो रेगुलेटरी क्या है? लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस को सर्टन रिस्क होती है कैपिटल स्टैंडर्ड, और रिस्क बेस्ड कैपिटल आपने एक सर्टन मेंटेन करना है। किस लिए करना है? बिकॉज यू आर इन्वॉल्व टू एसेट रिस्क, यू आर इन्वॉल्व टू underwriting risk, you are involved to interest rate risk, and you are involved to business risk, यानी business risk में भी involved है। And the comparison of the company's total adjusted capital to the amount of required risk-based capital determines whether the company is regulatory action, whether the company or regulatory action is required or not, ये क्या यानी regulatory action required है या नहीं है। So that we are going to see कि हमने इसे किस तरह से कैसे require करना है। What areas are being regulated? कौन कौन से areas हैं that need to be regulated? The purpose of investment regulation, अब क्या है? The purpose of investment regulation is to prevent insurer from making unsound treatment. अब क्या है? The purpose of investment regulation is to prevent insurer to make unsound investment
दैट कुड थ्रेटन अ कंपनी सॉल्वेंसी एंड हार्म द पॉलिसी मेकर, कि हमने किस चीज से रोकना है कि कहीं वो कोई गलत इन्वेस्टमेंट ना करे, और अगर कोई गलत इन्वेस्टमेंट वो कर रहा है और उसे थ्रेटन और उससे क्या हो गई, कंपनी की सॉल्वेंसी थ्रेट हो रही है, उसको हमने उसको प्रिवेंट करना है बाय यूजिंग दिस रिस्क बेस्ड कैपिटल। और आरबीसी यानी कि किसके थ्रू हम लोगों ने इसे प्रिवेंट करना है, यूजिंग आरबीसी, यानी रिस्क बेस्ड कैपिटल हमें रिक्वायर्ड है जिसके थ्रू हमने उसे रोकना है। लॉ जनरली प्लेस अ लिमिट ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ एसेट, यानी लॉज जो है वो जनरली प्लेस अ लिमिट ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ एसेट्स in a specific asset category such as real estate. Laws generally place a limit. Laws कुछ ऐसे हैं जो generally क्या करते हैं, लिमिट प्लेस करते हैं on the proportion, किस पे प्लेस करते हैं, on the proportion of assets in a specific asset category, कि जो कुछ laws हैं जो generally प्लेस करते हैं लिमिट्स को ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ एसेट्स इन ए स्पेसिफिक एसेट क्लास, कि हाँ जी आपने इतने पैसे ही जो हैं सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने, इतने आपने स्टॉक्स में डालने, इतने आपने अदर सिक्योरिटीज में डालने, और इतने आपने रियल एस्टेट में डालते हैं, कि ताकि आपको पता रहे कि हाँ जी आपने हर जगह का लॉस जो है थोड़ा सा कंट्रोल किया हुआ है। मैनी स्टेट्स लिमिट्स द अमाउंट ऑफ सरप्लस, यानी कुछ स्टेट्स क्या करती हैं, लिमिट करती है अमाउंट ऑफ सरप्लस अ पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस कैन एक्यूमुलेट, यानी मैनी स्टेट्स लिमिट्स द अमाउंट ऑफ सरप्लस, कि बहुत सी स्टेट्स जो है वो लिमिट करती हैं अमाउंट ऑफ सरप्लस अ पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरर कैन एक्यूमुलेट रादर देन टू पे इट एज अ डिविडेंड, कि हम कहेंगे या तो वो पे इट एज अ डिविडेंड कर दे, या रादर देन दे पे इट रादर देन दे पार्टिसिपेट एंड दे एक्यूमुलेट फॉर इन द फॉर्म ऑफ सरप्लस, कि सरप्लस की फॉर्म में वो उसे एक्यूमुलेट कर रहा हो। What areas are being, each insurer must file an annual report with the state insurance department in the state where it does business, यानी एक एनुअल रिपोर्ट आपने अपने स्टेट डिपार्टमेंट को लाजमी भेजनी है जहां पे वो बिजनेस हो रहा है, ताकि आपको पता लगे कि आप वो उन्हें पता रहे कि व्हाट इज द सॉल्वेंसी कंडीशन ऑफ दैट इंश्योरर, कि उस इंश्योरर की इस टाइम सॉल्वेंसी कंडीशन क्या है और वो कैसे अपने आप को मैनेज कर रहे हैं। द स्टेट इंश्योरेंस डिपार्टमेंट अज्यूम कंट्रोल ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, अब क्या करता है स्टेट इंश्योरेंस डिपार्टमेंट, अज्यूम्स कंट्रोल ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, कंज्यूम करता है कि कंट्रोल ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज दैट दे डिटरमिन टू बी फाइनेंशियली इम्पेयर्ड। अब क्या मतलब है, अज्यूम कंट्रोल ऑफ इंश्योरेंस कंपनी दैट दे डिटरमिन टू बी फाइनेंशियली इम्पेयर्ड, कि जब वो फाइनेंशियली इम्पेयर्ड होने से बचाता है। ऑल स्टेट्स हैव guarantee funds that provide for the payment of unpaid claims of insolvent property and causality insurer, यानी कि बस unpaid claims होते हैं जो insolvent property को डील करने के लिए होते हैं और causality insurers को डील करने के लिए होते हैं। States have guarantee law, अब क्या होता है स्टेट्स के पास क्या होता है, गारंटी लॉज एंड गारंटी एसोसिएशंस दैट पे द क्लेम्स टू पॉलिसी होल्डर ऑफ इंसॉल्वेंट लाइफ हेल्थ इंश्योरर, यानी वो वहां से पे कर देते हैं किसको, पॉलिसी होल्डर और इंसॉल्वेंट लाइफ एंड हेल्थ ऑफ इंश्योरर, यानी इंश्योरर आपका इंसॉल्वेंट हो गए, सो दैट स्टेट विल गारंटी कि हाँ जी दैट वी आर गोइंग टू पे इट फॉर दैट, कि हम इसके लिए इसके अगेंस्ट पेमेंट करेंगे, इनके अगेंस्ट हमारे पास ये पेमेंट्स आ रही हैं। द असेसमेंट मेथड इज द मेजर मेथड यूज्ड टू रेज द नेसेसरी फंड टू पे अनपेड क्लेम, यानी जो असेसमेंट मेथड इज द मेजर मेथड, जो असेसमेंट मेथड है that is a major method used to raise, major method है used to raise the necessary funds, the assessment method is the major method to use to raise the necessary funds for the unpaid claims, कि हमारे पास जब भी unpaid claims की बात करते हैं तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, फंड करना है, तो और यहीं पे हम लोगों ने असेसमेंट करनी है ताकि हमें पता लगे कि किन के पास अनपेड क्लेम है और किन को नेसेसरी फंड्स रिक्वायर्ड हैं, यानी कहां कहां उन्हें फंड्स रिक्वायर्ड हैं और किन किन फंड्स को वो अनपेड क्लेम्स की तरह लेकर आगे चलेंगे, दैट हाउ दे आर गोइंग टू एवेल्युएट इट एंड हाउ दे आर गोइंग टू मेक इट फॉर द अनपेड क्लेम्स, कि हम कहेंगे दी दैट इज बेस्ड ऑन अनपेड क्लेम्स, और अनपेड क्लेम्स को हम सामने लेकर आ रहे हैं। नाउ रेट रेगुलेशन टेक्स अ वैरायटी ऑफ फॉर्म्स अक्रॉस स्टेट्स। Now rate regulations takes variety of form, यानी हर स्टेट्स में उसका डिफरेंट बिहेवियर है, डिफरेंट मेथड्स हैं, यानी डिफरेंट बिहेवियर्स के साथ वो मूव कर रहा होता है, यानी रेट रेगुलेशन इज हैज अ वैरायटी ऑफ फॉर्म्स इन डिफरेंट स्टेट। फॉर्म्स ऑफ रेट ऑफ रेगुलेशन फॉर प्रॉपर्टी कॉजलिटी इंश्योरेंस इंक्लूड्स प्रायर अप्रूवल लॉ, जब भी आप रेट है तो दैट सब इट रिक्वायर्स अ प्रायर अप्रूवल लॉ। मॉडिफाइड प्रायर अप्रूवल लॉ दैट इज बीइंग आल्सो रिक्वायर्ड। फाइल एंड यूज लॉ, क्या चाहिए होगा हमें, फाइल एंड यूज लॉ। यूज एंड फाइल लॉ, फ्लेक्स रेटिंग, स्टेट मेड रेट्स,
no filing required. That is being there. Many states exempt insurer from filing rate of for large commercial accounts. यानी कि उन्हें exempt कर देते हैं कि you haven't filed the rates for large commercial accounts. कि large commercial accounts में we are not going to find the apply for the insurers to file for the rates. कि we don't require a filing of the rate. Life insurance rates are not directly regulated by states. जो life insurance होती हैं वो कभी भी डायरेक्टली रेगुलेटेड बाय स्टेट्स नहीं होती, यानी उन्हें स्टेट्स रेगुलेट नहीं कर रहे होते. तो जब स्टेट्स उन्हें रेगुलेट नहीं कर रहे होते तो दैट मींस दिस इज नोन टू बी एज अ लाइफ इंश्योरेंस रेट्स एंड आर नॉट डायरेक्टली रेगुलेटेड बाय द स्टेट्स, और उन्हें डायरेक्टली रेगुलेट नहीं होते बाय द स्टेट्स के स्टेट के साथ वो रेगुलेशंस नहीं आ रही होती हैं, रेगुलेट नहीं हो रहे होते. वट एरियाज आर रेगुलेटेड, कौन कौन से एरियाज हैं जो रेगुलेट कर रहे थे. स्टेट इंश्योरेंस, अब यहां पे क्या आ गया हमारे पास, what areas are being regulated. State insurance commissioner have authority to approve or disapprove new policy form before the contract are sold to public. यानी स्टेट इंश्योरेंस कमिश्नर्स जो होते हैं, जितने भी स्टेट इंश्योरेंस कमिश्नर्स हैं, हैव अथॉरिटी टू अप्रूव और डिसअप्रूव न्यू पॉलिसी, यानी उनके पास अथॉरिटी है कि वो अप्रूव भी कर सकते हैं और डिसअप्रूव भी कर सकते हैं न्यू पॉलिसी बिफोर कॉन्ट्रैक्ट आर सोल्ड टू पब्लिक, कि वो अप्रूव भी कर सकते हैं, डिसअप्रूव भी कर सकते हैं बिफोर सेलिंग इट टू द पब्लिक, कि मे बी पब्लिक की सेलिंग से पहले ही वो उसे अप्रूव या डिसअप्रूव की तरफ ले आए. सेल्स प्रैक्टिसेस आर रेगुलेटेड बाय लॉज कंसर्निंग द लाइसेंसिंग ऑफ एजेंट एंड ब्रोकर्स, यानी सेल्स प्रैक्टिसेस आर रेगुलेटेड बाय द लॉज, यानी सेल्स प्रैक्टिसेस क्या है, दीज आर बीइंग रेगुलेटेड बाय द लॉज कंसर्निंग लाइसेंसिंग ऑफ एजेंट एंड ब्रोकर्स. कंसर्न किसे कर रहे होते हैं, लाइसेंसिंग ऑफ द एजेंट एंड ब्रोकर्स, कि हमारे पास ब्रोकर्स की भी लाइसेंसिंग आ रही है और एजेंट्स की भी हमारे पास लाइसेंसिंग आ रही है. तो जब दोनों तरफ से लाइसेंसिंग आ रही है तो दैट मीन्स वी हैव टू रेगुलेट द लाइसेंसिंग ऑफ एजेंट्स एंड ब्रोकर्स. All state requires agents and brokers to be licensed, कि हर स्टेट को क्या कर रहे हैं, requires brokers to be licensed, कि हर स्टेट के ब्रोकर और एजेंट को लाइसेंस्ड होना जरूरी है. इंश्योरेंस लॉ प्रोहिबिट्स अ वैरायटी ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. इंश्योरेंस लॉज क्या होते हैं, दैट प्रोहिबिट्स अ वैरायटी ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कि वो वैरायटी ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, सच एज मिसरिप्रेजेंटेशन, ट्विस्टिंग एंड रिबेटिंग. इंश्योरेंस लॉज जो होते हैं वो प्रोहिबिट करते हैं वैरायटी ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस सच एज मिसरिप्रेजेंटेशन, ट्विस्टिंग और रिबेटिंग. ये तीनों चीजें जो होती हैं वो इंश्योरेंस लॉ जो है वो इसे प्रोहिबिट करता है. ट्विस्टिंग इज इंड्यूसमेंट ऑफ पॉलिसी ओनर to drop an existing policy and replace it with a new one that provides little or no more economic benefit to client. यानी आप उसे मजबूर करो कि वो जो पुरानी पॉलिसी उसे ड्रॉप कर दे और न्यू पॉलिसी ले जिसमें उसे ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट मिल सकता है. एंड रिबेटिंग इज अ प्रैक्टिस ऑफ गिविंग एन इंडिविजुअल प्रीमियम रिडक्शन और सम अदर इन फाइनेंशियल एडवांटेज नॉट स्टेटेड इन द पॉलिसी. यानी आप उसे अनड्यू रिबेट्स दे रहे हैं कि आप उसका जो है ओवरऑल प्रीमियम कम कर रहे हैं, फाइनेंशियल क्या नाम है उसे, या उसे फर्दर फाइनेंशियल एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं जस्ट टू गेट कि हाँ जी वो अपनी उसमें अपने लेवल पे ही वेरीड आता रहे, यानी कि एक कस्टमर यानी कस्टमाइज लेवल पे आ रहे हैं और इस चीज को पॉलिसी में स्टेट नहीं कर रहे कि आप पॉलिसी में इस तरह की कोई बात नहीं लिख रहे, हाँ लेकिन आपने इस तरह की चीज को मेंशन कर दिया है, दैट इज बीइंग नोन टू बी एज अ रिबेटिंग. क्या कहते हैं इसे हम, रिबेटिंग. What areas are regulated? कौन कौन से एरियाज रेगुलेट करने. स्टेट इंश्योरेंस डिपार्टमेंट टिपिकली हैव कंप्लेंट डिवीजन. क्या होती है उनके पास, स्टेट इंश्योरेंस डिपार्टमेंट टिपिकली हैव अ कंप्लेंट डिवीजन फॉर हैंडलिंग कंज्यूमर कंप्लेंट्स. क्या करना होता है हमने, कंज्यूमर कंप्लेंट्स के अलावा उसके पास स्टेट इंश्योरेंस डिपार्टमेंट टिपिकली हैव कंप्लेंट डिवीजन जिसमें कंज्यूमर को कंप्लेंट भी करने. मोस्ट कंप्लेंट्स इन्वॉल्व क्लेम्स. ज्यादातर कंप्लेंट्स किससे रिलेटेड आती हैं, दैट इज रिलेटेड टू क्लेम्स, कि हमने कहा जी इतने क्लेम्स हैं और क्लेम से रिलेटेड वहां पे हमारे पास सारी चीजें आ रही हैं. इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू कंज्यूमर ऑन इंश्योरेंस डिपार्टमेंट, यानी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइडेड टू कंज्यूमर है ऑन इंश्योरेंस डिपार्टमेंट वेबसाइट एंड ब्रोशियर्स, यानी ये सब चीजें गिवन होती हैं. इंश्योरर पे न्यूमरस लोकल स्टेट एंड फेडरल टैक्सेस. अब इंश्योरर क्या करते हैं, डिफरेंट किस्म के टैक्सेस पे कर रहा होता है कि हाँ जी फेडरल टैक्सेस भी हैं, स्टेट टैक्सेस भी हैं, हर तरह से. सो दैट मींस कि दीज आर रिक्वायर्ड, दीज आर बीइंग रेगुलेटेड. और डिपार्टमेंट्स देखें जैसे स्टेट इंश्योरेंस डिपार्टमेंट टिपिकली हैव कंप्लेंट डिवीजन. कंप्लेंट्स इंपॉर्टेंट है और वहां पे कंज्यूमर को इंफॉर्मेशन थ्रू वेबसाइट ब्रोशर्स लाजमी मिलनी चाहिए. और इंश्योरर मस्ट पे न्यूमरस लोकल स्टेट एंड फेडरल टैक्सेस, कि हर तरह का टैक्सेस कंज्यूमर को
या पे करना होता है या इंश्योरेंस को पे करना होता है। एंड एनुअल रैंकिंग ऑफ ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस कंप्लेंट्स। अब देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, एनुअल रैंकिंग ऑफ ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस कंप्लेंट्स। अब क्या आ रही है कंप्लेंट्स, ये देखें, मर्की जनरल कॉर्पोरेशन कंप्लेंट रेशो अपहोल्ड, क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट 14 आए हैं, नॉट अपहेल्ड इतने आए हैं, कंपनी टोटल कितने हैं 40, एवरेज 2000 है, ऑटोमोबाइल प्रीमियम रिटर्न कितना आ रहा है, प्रीमियम इतना आ रहा है 32.278 प्रीमियम आ रहा है, कितना आ रहा है हमारे पास 32.278 प्रीमियम आ रहा है। इस तरह अमेरिकन एक्सप्रेस है 4 क्वेश्चन ऑफ इफेक्ट है, नॉट विदहेल्ड विड्रॉन दिस मच 10 इसके हैं, और इसके पास हमारे पास टोटल कितना आ रहा है प्रीमियम रिटर्न, दैट इज 22.89 मिलियन, कितना आ रहा है हमारे पास 22.893 मिलियन हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, यानी इतना हमारे पास है। एवरी डे एवर रेडी इनकॉर्पोरेशंस, तो 50 आ गए यहाँ पे, 5 यहाँ पे है, 14 यहाँ है, 19, तो हमारे पास टोटल क्लेम कितने 14.04 मिलियन। उसके बाद इलेक्ट्रिक है 3 है, 6 है, 9 है, एंड देन 13 है, एंड देन नेक्स्ट में अमेरिका म्यूचुअल्स 3, 5, 9, 91.3 यानी 91.3 मिलियन है, 793 मिलियन है, एंड प्रेफर्ड म्यूचुअल फंड्स कितने 15, 18, 34, 32 है। यहाँ पे क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑटोमोबाइल कॉर्पोरेशन 17, 24, 46 दैट इज 184.9 मिलियन, and then Chubbs for 714 है, that is of 89.07 million. Utica National Incorporation 28, 20, 29 that is 32.173 मिलियन है, एंड स्टेट फार्म 136, 134 तो वहाँ 1000 मिलियन के पास हमारे पास आ रही। दैट इज द रैंकिंग के जिसकी बेस पे हमारे पास रैंकिंग आई है कि कंप्लेंट रेशियो क्या है, ऊपर वाले में 0 है जबकि लास्ट वाले में सबसे हाईएस्ट है, एंड एट द सेम टाइम उनके पास हाईएस्ट इसलिए भी है कि दे हैव अ मच केसेस एज कंपेयर्ड टू अदर वंस। तो इसका मतलब ये है कि वहां पे हमारे पास कंप्लेंट रेशियो भी ज्यादा है, और कंप्लेंट रेशियो इसी पे ही डिपेंडेंट है हमारी कि हमारी कंप्लेंट रेशियो क्या और कैसे आ रही है, हाउ दीज आर बीइंग आइडेंटिफाइड, और उस कंप्लेंट रेशियो को हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है। Now 2008 एनुअल रैंकिंग ऑफ ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस कंप्लेंट्स इन न्यूयॉर्क स्टेट। अब यहाँ पे देखें तो कंप्लेंट रेशियो ओवरऑल बढ़ी हुई है, यहाँ पे सारी की देखें ना सबकी कंप्लेंट रेशियो बढ़ी हुई है, ये सब की है यहाँ पे, लेकिन एट द सेम टाइम अगर देखें तो यहाँ पे एनुअल प्रीमियम्स भी और तरह के आ रहे हैं कि एनुअल प्रीमियम्स भी ज्यादा आ रहे हैं, एनुअल प्रीमियम भी ज्यादा पे किए गए, लेकिन यहाँ पे कंप्लेंट रेशियोज जो है लास्ट वाले में सबसे ज्यादा है 11.5 आ रही है, दैट मींस 78, 531, दैट मींस थोड़ी इंश्योरेंस दी गई है लेकिन वहां पे कंप्लेंट्स ज्यादा हैं, तो दैट मींस कि यहाँ पे इश्यूज हैं। जबकि फर्स्ट वन में या इन द सेंटर यू कैन सी बर्कशायर हार्टवे, जिसकी यहाँ पे सबसे ज्यादा केसेस हैं, बट यहाँ पे कंप्लेंट रेशियो इज क्वाइट लोअर, यहाँ पे कंप्लेंट रेशियो कम है और कंप्लेंट रेशियो उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की होती है, तो दैट मींस कि यहाँ पे कंप्लेंट रेशियो नहीं एग्जिस्ट कर रही, यानी यहाँ पे कंप्लेंट रेशियो डिफरेंट है जो हमारे पास एग्जिस्ट कर रही हैं। दैट मींस वी हैव अ डिफरेंट कंप्लेंट रेशियोज जो हमारे पास एग्जिस्ट कर रही हैं, तो दैट मींस कि यहाँ पे हमारे पास अपहेल्ड्स की और हैं, क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट और हैं, अपहेल्ड विड्रॉन एंड कंपनी टोटल्स आर देयर। तो यहाँ पे देखें सबसे ज्यादा किसकी आ रही है, दैट इज ऑफ प्रोग्रेसिव, किसकी आ रही है हमारे पास प्रोग्रेसिव की आ रही है, और प्रोग्रेसिव की कितनी है 418 आ रही है, कितने कंपनी टोटल कितने, दैट इज 418 है, और जिसमें हमारे पास कंप्लेंट रेशियो भी लोअर है, कितनी हमारे पास, दैट इज 0.05 इज द कंप्लेंट रेशियो, कितनी हमारे पास कंप्लेंट रेशियो है, दैट इज ऑफ 0.05 की कंप्लेंट रेशियोज एग्जिस्ट कर रही है। स्टेट वर्सेस फेडरल रेगुलेशंस, अब हमारे पास क्या आ रही है, स्टेट वर्सेस फेडरल रेगुलेशंस, के स्टेट की रेगुलेशंस कितनी है और फेडरल की रेगुलेशंस कितनी है। तो शुड द मैक्रन एंड फर्गुसन एक्ट बी रिपील्ड, arguments for the federal regulation includes uniformity of law standards, greater efficiency, more competent regulator। वो कह रहे शुड द मैक्रन फर्गुसन एक्ट बी रिपील्ड, यानी कि उसे दोबारा से देखना पड़ेगा। आर्ग्यूमेंट्स फॉर द फेडरल रेगुलेशन इंक्लूड्स, के फेडरल रेगुलेशंस के आर्ग्यूमेंट्स क्या किए, यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ एंड स्टैंडर्ड, क्या करना है हमने, यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ एंड स्टैंडर्ड्स शुड बी देयर, कि हमारे पास यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ भी हो और स्टैंडर्ड्स भी हो। ग्रेटर एफिशिएंसी, किसकी तरफ जा रहे हैं हम, ग्रेटर एफिशिएंसी के, ज्यादा से ज्यादा हमें एफिशिएंसी की तरफ जाएं। मोर कॉम्पिटेंट रेगुलेटर, क्या आ रहा है हमारे पास, मोर कॉम्पिटेंट
रेगुलेटर कि हाँ जी हमारे पास इतने रेगुलेटर्स हैं और उतने ही हमारे पास रेगुलेशंस आ रही हैं। यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉज एंड स्टैंडर्ड्स भी आ गए। ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मोर कॉम्पिटेंट रेगुलेटर, यानी कि हमारे पास स्टेट और फेडरल रेगुलेशंस शुड बी देयर। तो वहां पे कह रहे शुड मैग्ना-फर्गुसन एक्ट वुड बी रिपील्ड। आर्गुमेंट फॉर फेडरल रेगुलेशन इंक्लूड्स, वो कहता है जी यूनिफॉर्मिटी ऑफ फेडरल लेवल पे यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ एंड स्टैंडर्ड्स है कि हर तरफ से यूनिफॉर्म लेवल ऑफ लॉ एंड स्टैंडर्ड है। ग्रेटर एफिशिएंसी है, क्या है हमारे पास ग्रेटर एफिशिएंसी है कि एफिशिएंसी हमारे पास हायर साइड पे है, यानी कि हायर एफिशिएंसी है। मोर कॉम्पिटेंट रेगुलेटर्स हैं, क्या है हमारे पास मोर कॉम्पिटेंट रेगुलेटर्स हैं कि हमारे पास रेगुलेटर्स आर एट हायर लेवल, ठीक है, यानी ग्रेटर एफिशिएंसी की तरफ हम जा रहे हैं, यानी ग्रेटर एफिशिएंसीज एग्जिस्ट कर रही हैं एंड देयर इज अ मोर कॉम्पिटेंट रेगुलेटर्स कि हमारे पास कॉम्पिटेंट रेगुलेटर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो दैट मीन्स यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ भी है एंड स्टैंडर्ड्स भी है, ग्रेटर एफिशिएंसीज भी हैं, मोर कॉम्पिटेंट रेगुलेटर्स भी हैं। तो दैट मीन्स यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ एंड स्टैंडर्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ग्रेटर एफिशिएंसीज एंड मोर कॉम्पिटेंट रेगुलेटर्स आर बीइंग देयर। स्टेट एंड वर्सेस फेडरल रेगुलेशन, एडवांटेजेस ऑफ स्टेट रेगुलेशंस, क्या क्या एडवांटेजेस हैं स्टेट रेगुलेशंस के? ग्रेटर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ लोकल नीड। फॉरेन स्टेट रेगुलेशन आपको फॉरेन, जैसे हमारे यहाँ बल्दियाती निजाम आता है या किसी और की वजह से जिलाई निजाम आता है, तो वहां पे आपके रिस्पॉन्सेज ज्यादा आते हैं बिकॉज यू नो द लोकल नीड्स। प्रमोशन ऑफ यूनिफॉर्म लॉ बाय द नेक, किसमें आ रहे हैं? नेक उनकी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस लॉ को मैनेज करती है। ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर इनोवेशंस, क्या आते हैं हमारे पास? अपॉर्चुनिटी की जो ओवरऑल अपॉर्चुनिटी फॉर इनोवेशंस है वो ज्यादा है। अननोन कॉन्सिक्वेंस ऑफ फेडरल रेगुलेशन, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर। अननोन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेडरल रेगुलेशंस हैं, अननोन कॉन्सिक्वेंसेज हैं फेडरल रेगुलेशंस के ऑन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर है। क्या है हमारे पास? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर है कि हम डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं पॉलिटिकल पावर्स को, कि हमारे पास पॉलिटिकल पावर्स अलग अलग डिफरेंट आ रही है और डिफरेंट तरीके से हम पॉलिटिकल पावर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि दैट इज हाउ द पॉलिटिकल पावर्स बीइंग आइडेंटिफाइड, यानी पॉलिटिकल पावर्स को हम लोग डिसेंट्रलाइज्ड, यानी हर स्टेट की सेपरेट आ रही है, तो डेफिनेटली वहां पे सेंट्रलाइज्ड पावर्स नहीं चल रही, बल्कि एवरी स्टेट पावर इज बीइंग देयर टू एवेल्युएटेड, यानी स्टेट पावर्स को हम सामने रख के उसे एवेल्युएट कर रहे हैं। शॉर्टकमिंग्स ऑफ स्टेट रेगुलेशंस इंक्लूड, क्या क्या शॉर्टकमिंग्स एग्जिस्ट कर सकती हैं स्टेट रेगुलेशंस में? शॉर्टकमिंग्स क्या क्या हो सकती हैं? इनएडिक्वेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी, क्या है यहाँ पे? इनएडिक्वेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी, अगर इंसॉल्वेंसी हो जाएगी तो ये भी एट द स्टेट लेवल ही देखा जाएगा, तो दैट मींस इट्स बीइंग एन इनएडिक्वेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी। इनएडिक्वेट प्रोटेक्शन ऑफ कस्टमर बिकॉज इट इज जस्ट ऑन द स्टेट लेवल। इनएडिक्वेट मार्केट कंडक्ट एग्जामिनेशन, यानी इनएडिक्वेट क्या है हमारे पास? मार्केट कंडक्ट एग्जामिनेशन के मार्केट कंडक्ट एग्जामिनेशन हमारे पास इनएडिक्वेट है। और तीसरा चौथा क्या है हमारे पास? इंश्योरेंस अवेलेबिलिटी, क्या है हमारे पास? इंश्योरेंस अवेलेबिलिटी है कि ये हमारे पास इंश्योरेंस अवेलेबिलिटी है। रेगुलेटर में बी ओवरली रिस्पॉन्सिव टू अ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, यानी याद रखिएगा यहाँ पे रेगुलेटर्स जो होते हैं स्टेट लेवल के, दे वुड बी ओवरली रिस्पॉन्सिव टू द इंश्योरेंस इंडस्ट्री के, इंश्योरेंस इंडस्ट्री को वो ज्यादा देख रहे होते हैं एंड दे आर बीइंग ओवरली रिस्पॉन्सिव टुवर्ड्स इट, यानी कि ज्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं उसकी तरफ और ज्यादा रिस्पॉन्सिवनेस उसमें शो कर रहे होते हैं कि हमारे पास इतनी रिस्पॉन्सिवनेस है जो हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है या जितनी हमारे पास एग्जिस्ट होनी चाहिए। तो शॉर्टकमिंग्स क्या क्या हुई? प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी, प्रोटेक्शन फॉर कस्टमर्स, मार्केट कंडक्ट एग्जामिनेशन, इंश्योरेंस अवेलेबिलिटी एंड रेगुलेटर में ओवरली रिस्पॉन्सिव, कि रेगुलेटर भी कई दफा ओवरली रिस्पॉन्सिव होके आगे चल रहे होते हैं, यानी उनके ऊपर ही बेस कर रहा होता है। करंट प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेशंस के इश्यूज और करंट प्रॉब्लम्स क्या है और इश्यूज क्या है इंश्योरेंस रेगुलेशंस के, दैट वी आर गोइंग टू सी कि हम लोग इंश्योरेंस रेगुलेशन में अभी इश्यूज क्या क्या चल रहे हैं। क्राइसिस इन इंश्योरेंस रेगुलेशंस, देयर आर सर्टेन क्राइसिस रिलेटेड टू इंश्योरेंस रेगुलेशन, किससे रिलेट कर रहे हैं? इंश्योरेंस रेगुलेटर्स। क्रिटिक्स बिलीव दैट lacks regulatory oversight at both state and federal level contributed to a current financial meltdown. The current financial meltdown में lacks regulatory oversight federal and state level contributed in current financial meltdown. The federal government bailout on the American groups limited to the worldwide repercussion of crisis. किस पे बेस कर रहे हैं? The federal government bailout of AIG limited the worldwide repercussions of the crisis. Worldwide repercussions हैं crisis के. Modernization insurance regulation, modernizing insurance regulations. कि हमने modernize भी करना है insurance regulations को. Critics believe क्या करते हैं? Critics
बिलीव द करंट रेगुलेटरी सिस्टम इज ब्रोकन। क्रिटिक्स क्या बिलीव करते हैं? दैट द करंट रेगुलेटरी सिस्टम इज ब्रोकन, कि ये हमारे पास ब्रोकन सिस्टम है। प्रपोजल्स फॉर रिफॉर्म क्या है? प्रपोजल्स फॉर रिफॉर्म्स आर मूविंग इन टू डायरेक्शन, यानी क्रिटिक्स बिलीव दैट the current regulatory system is broken. Current regulatory system जो that is broken. Proposals for reforms are moving in two direction. जो proposals हैं for reforms that are moving in two direction. The dual system of regulation that would allow insurer to choose either a state or a federal. यानी कि हमारे पास यहाँ के dual system exist कर रहा है, और सिस्टम ऑफ रेगुलेशन दैट वुड अलाउ इंश्योरर टू चूज, इंश्योरर को क्या कर रहा है? अलाउ कर रहा है टू चूज इधर अ स्टेट और अ फेडरल सिस्टम। क्या करे वो? या तो स्टेट सिस्टम चूज करे या वो फेडरल सिस्टम चूज करे। और जब वो स्टेट या फेडरल सिस्टम चूज कर रहा है तो दैट मींस कि वहां पे हमने देखना है कि यहाँ पे किस तरह से उस ड्यूल सिस्टम को मेंटेन करेगा। एंड द ऑप्शनल फेडरल चार्टर प्रपोजल वुड अलाउ द लाइफ इंश्योरर टू चूज फेडरल और स्टेट चार्टर, कि उसकी मर्जी है कि वो फेडरल चार्टर चूज करे या स्टेट चार्टर यूज करे। एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेगुलेशन एट स्टेट लेवल, कि यहाँ मॉडर्नाइज कर देते हैं रेगुलेशन एट द स्टेट लेवल, कि स्टेट लेवल पे हम मॉडर्नाइज कर रहे होते हैं रेगुलेशंस एट द स्टेट लेवल, की ये हमारे पास स्टेट लेवल है और उतना ही हम उसे मॉडर्नाइज कर रहे होते हैं। दैट मीन्स के हमें स्टेट लेवल पे मॉडर्नाइजेशंस को ज्यादा लेके आना चाहिए और रेगुलेशंस को इंप्रूव करना चाहिए, ताकि हमारे पास क्लियर कट आइडिया हो कि हमारे पास कितना किस तरह की हमारे पास इंश्योरर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं ऑन व्हाट दे वांट, और उनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वी हैव टू रिमूव आवर रेगुलेशंस। करंट प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेशंस क्या है? इंसॉल्वेंसी ऑफ इंश्योरर कंटिन्यूज टू बी एन इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी कंसर्न, कि वो इंसॉल्वेंट ना हो, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट होगा तो देन देयर वुड बी एन इशू। रीजन फॉर इंसॉल्वेंसीज क्या है? इनएडिक्वेट रेट्स हैं। क्या है हमारे पास? इनएडिक्वेट रेट्स हैं। इनएडिक्वेट रिजर्व फॉर क्लेम्स हैं। क्या है हमारे पास? इनएडिक्वेट रिजर्व्स हैं फॉर क्लेम्स, मींस इनएडिक्वेट रेट्स, जो रेट्स चार्ज करें दैट इज इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट रिजर्व फॉर क्लेम्स, कि हमारे पास रिजर्व भी पूरे नहीं है अगर हमारे पास क्लेमेंट्स आए तो। रैपिड ग्रोथ एंड इनएडिक्वेट सरप्लस, बहुत ज्यादा ग्रोथ है लेकिन उसके हिसाब से सरप्लसेस ठीक नहीं है, यानी सरप्लसेस आर नॉट बीइंग एन ऑप्टिमल साइड, यानी ऑप्टिमल सरप्लसेस वहां एग्जिस्ट नहीं कर रहे। प्रॉब्लम्स एंड एफिलिएट्स, देयर एग्जिस्ट अ प्रॉब्लम विद द एफिलिएट्स, के प्रॉब्लम जितने भी एफिलिएट्स हैं दे हैव एन इश्यूज, दे हैव अ प्रॉब्लम्स विद दैट। एलिज्ड फ्रॉड, यानी हमारे पास क्या चीज आ रही है? फ्रॉड की भी चांसेस है, मिसरिप्रेजेंटेशंस है, रिस्क है, एनीथिंग रिबेटिंग है, दीज ऑल आर थिंग्स दैट आर नोन टू बी एलिज्ड फ्रॉड। ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट, ये बहुत ज्यादा होता है कि आपके पास एक चीज को जबरदस्ती आप इन्फ्लेट करके शो करो, जैसे बॉन्ड्स हैं 10,000 के खरीदे हैं, बल्कि आप 10,000 के बजाय 20,000 का उसे लिख रहे हो, तो दैट मीन्स ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट, कि आप एसेट्स की वैल्यू को ओवर स्टेट कर रहे हो, आप उनको बढ़ा के लिख रहे हो। तो जब आप एसेट्स की वैल्यू बढ़ा के लिखोगे तो दैट मीन्स दिस इज नोन टू बी एज अ ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट। क्या होगा ये? ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट। फेलियर ऑफ री इंश्योरर टू पे क्लेम्स, कई दफा ये भी होता है कि दैट इज द फेलियर ऑफ री इंश्योरर टू पे क्लेम्स, कि वो क्लेम्स नहीं पे कर पा रहा होता, दैट इज द फेलियर ऑफ अ री इंश्योरर टू पे द क्लेम्स, कि वो क्लेम्स को पे आउट कर सके। देन देयर इज ऑल्सो बीइंग अ मिसमैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट भी एग्जिस्ट कर रही है, कि दैट मींस दैट एग्जिस्ट अ मिसमैनेजमेंट ओवर देयर, कि हमारे पास मिसमैनेजमेंट आ रही है और उसी मिसमैनेजमेंट के हिसाब से हम आगे लेकर चल रहे हैं। कैटास्ट्रोफिक लॉसेस, कि कोई भी आपकी आफाती तदबीर की आफाती अलामात की वजह से लॉसेस हो रहे हैं। देयर एग्जिस्ट earthquake, there exist any type of losses, storm, cyclones, hurricane, whatsoever, these are known to be as a catastrophic losses, yani how we are going to manage this catastrophic losses in case of insolvency, कि जब आपके पास insolvency की situation exist हो रही है तो how we are going to maintain it. Current problems and issues of insurance regulation, again the principal method of ensuring insolvency are, क्या हमने इंश्योरेंस इंसॉल्वेंसी को रिड्यूस करना है। मिनिमम कैपिटल एंड सरप्लस रिक्वायरमेंट, जितनी आपके पास मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है और सरप्लस रिक्वायरमेंट है, यू हैव टू मेंटेन इट, उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा। रिस्क बेस्ड कैपिटल स्टैंडर्ड्स हैं, देयर आर सर्टेन रिस्क बेस्ड कैपिटल स्टैंडर्ड्स दैट एग्जिस्ट, कि हमारे पास रिस्क बेस्ड कैपिटल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, कि हमारे पास कैपिटल जो है वो रिस्क बेस्ड हमने रखना है और उसका स्टैंडर्ड बनाना चाहिए कि हमने इतना ही रखना है। रिव्यू ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि हमने विद द पैसेज ऑफ टाइम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी रिव्यू करनी है, और उसमें क्या क्या देखना है? एसेट्स को देखना है, लायबिलिटीज को देखना है, और साथ ही हमने सरप्लसेस को देखना है,
और वहां पे हमने पूरी बैलेंस शीट में देखना है कि हमारे पास कौन कौन से एसेट हैं जो ज्यादा रिस्की हैं और कौन कौन से एसेट्स हैं जो हमारे पास कम रिस्की हैं, दैट इज नॉट एट द पार लेवल ऑफ रिस्कीनेस, कि वहां जहां पे वो पार लेवल ऑफ रिस्कीनेस पे नहीं आ रहा या पार लेवल ऑफ रिस्कीनेस एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो वहां पे आ गया फील्ड एग्जामिनेशन करनी है, कि फील्ड एग्जामिनेशन ये है कि एक्चुअल में देखेंगे किस चीज की हमने इंश्योरेंस प्रोवाइड की है। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स आ गए, अर्ली वार्निंग सिस्टम दैट इज नोन टू बी IRIS रेशियोज, इन्वेस्टमेंट रेशियोज हैं, देयर आर मेनी अदर रेशियोज दैट वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर्स, और उसमें हमने देखा है कि उस रेशियोज को देखें और ताकि हमें पता लगे कि हमारे यहाँ क्या इश्यूज हैं दैट कुड एग्जिस्ट ओवर हियर, यानी कौन कौन से इश्यूज हैं दैट वुड बी देयर। फास्ट सिस्टम एनालिसिस है, देयर इज अ फास्ट सिस्टम एनालिसिस दैट एग्जिस्ट, कि कितने सिस्टम्स होने चाहिए, कैसे उनको हमने वर्कआउट करना है। Now, current problems and issues of insurance regulations. अब यहाँ क्या है? An increasing number of insurers are using a credit-based insurance score for underwriting. अब वो कह रहा है an increasing number of insurers, कि increasing number of insurers are using a credit-based insurance score. क्या यूज कर रहा है? Credit-based insurance score यूज कर रहा है for underwriting. किसके लिए यूज कर रहा है? For underwriting है। Proponents argue that, क्या कर रहे हैं? Proponents argue that there is a high correlation between an applicant's credit record and a future claim experience. क्या कह रहा है वो? Proponents argue that there is a high correlation, बहुत ज्यादा बड़ा correlation है between applicants credit records and future claim experience, यानी कि बहुत ज्यादा correlation है कि जितना क्रेडिट रिकॉर्ड बड़ा है उतना ही उन्होंने फ्यूचर के क्लेम्स ज्यादा किए। इंश्योरेंस स्कोर बेनिफिट कंज्यूमर, यानी इंश्योरेंस जो होता है दैट स्कोर्स बेनिफिट टू कंज्यूमर, ये किसको लेके आता है? दैट इज अ बेनिफिट टू कंज्यूमर। अंडरराइटिंग एंड रेटिंग कैन बी मोर ऑब्जेक्टिवली कंसिस्टेंट, यानी अंडरराइटिंग एंड रेटिंग जो है वो नॉर्मली कंसिस्टेंट ही रहती है, उनमें कोई भी एज सच स्ट्रॉन्ग वेरिएशंस नहीं आती। मोर कंज्यूमर्स हैव गुड क्रेडिट स्कोर्स, काफी सारे कंज्यूमर दे हैव अ गुड क्रेडिट स्कोर्स, बेहतर क्रेडिट स्कोर्स उनके पास होते हैं। क्रिटिक आर्ग्यू द यूज ऑफ क्रेडिट डेटा इन अंडरराइटिंग और रेटिंग डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट माइनॉरिटीज एंड अदर ग्रुप्स, यानी क्या है? क्रिटिक आर्ग्यू दैट द यूज ऑफ क्रेडिट डेटा, क्या है ये? यूज ऑफ क्रेडिट डेटा इन अंडरराइटिंग, क्रेडिट डेटा इन अंडरराइटिंग है और रेटिंग डिस्क्रिमिनेट्स अगेंस्ट माइनॉरिटीज एंड अदर ग्रुप्स। क्या आप अब क्रेडिट डेटा यूज करते हैं या अंडरराइटिंग यूज करते हैं और रेटिंग सर्कम डिस्क्रिमिनेट्स द माइनॉरिटीज एंड अदर ग्रुप्स, की माइनॉरिटीज और अदर ग्रुप्स को ये वेरिएट करता है। क्रेडिट रिपोर्ट्स ऑफन कंटेन्स errors that can harm insurance applicants, यानी credit reports often contains errors, कि often क्या करते हैं? वो contain कर रहे होते हैं errors that can harm insurance applicants, कि वो credit operator reports often contains errors, कि कई दफा वो errors contain कर रहे होते हैं that can harm insurance applicant, कि जो किसको harm कर सकते हैं? insurance applicant को harm कर सकते हैं। credit based score may penalize consumer unfairly during the business recession, कि क्रेडिट बेस्ड इंश्योरेंस जितनी भी होगी स्कोर में पेनलाइज कंज्यूमर अनफेयरली ड्यूरिंग द बिजनेस रिसेशंस, के वो क्या करता है? पेनलाइज कर रहा होता है ड्यूरिंग द बिजनेस रिसेशंस, कि जितनी हमारे पास बिजनेस रिसेशंस आ रहे हैं उसके हिसाब से वो इसे पेनलाइज कर रहा होता है, एंड दैट इज बीइंग देयर। So, an increasing number of insurance on the credit-based insurance is underwriting. Proponents argue that there is a high correlation between the credit records and the future complaints. Insurance score benefit consumers, यानी इंश्योरेंस क्या करती है आपके पास? Scores benefit consumer. Underwriting and rating can be more objective and consistent, यानी underwriting and rating can be more objective and consistent. More consumer have गुड क्रेडिट स्कोर, काफी सारे कंज्यूमर के पास क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है। एंड क्रेडिट्स आर्ग्यू दैट द यूज ऑफ क्रेडिट डेटा इन अंडरराइटिंग और रेटिंग डिस्क्रिमिनेट्स अगेंस्ट माइनॉरिटीज एंड अदर ग्रुप्स, डिस्क्रिमिनेट्स अगेंस्ट माइनॉरिटीज एंड अदर ग्रुप्स, यानी माइनॉरिटीज के हिसाब से उसे आगे लेकर हम चलते हैं। क्रेडिट रिपोर्ट्स ऑफन कंटेन्स एरर दैट कैन हार्म द एप्लीकेंट, यानी इंश्योरेंस एप्लीकेंट को वो हार्म भी कर सकता है। एंड क्रेडिट बेस्ड इंश्योरेंस स्कोर में पेनलाइज कंज्यूमर अनफेयरली ड्यूरिंग बिजनेस रिसेशन, कि वो उसे में भी पेनलाइज कंज्यूमर को ना करे consumer unfairly during the business recession, कि during business recession the consumer may unfairly be penalized, कि उसे may be penalize ना किया जाए at the unfair level, कि unfair level पे उसे penalize ना किया जाए।
अवॉइड रिस्क इफ पॉसिबल। नाउ देयर इज एग्जिस्टेंस, कि अवॉइड करना है रिस्क इफ पॉसिबल, कि क्या वाकई में रिस्क एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। रिस्क दैट कैन बी एलिमिनेटेड, वो क्या रिस्क दैट कैन बी एलिमिनेटेड विदाउट एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द गोल्स ऑफ एन इंडिविजुअल और बिजनेस शुड बी अवॉइडेड। यानी वो रिस्क अवॉइड करना है जिससे कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आ रहा ऑन द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी इंडिविजुअल के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव में, और साथ ही बिजनेस के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव में भी कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, तो दैट शुड बी अवॉइडेड, यानी उससे हमें अवॉइड करना चाहिए और उसे अवॉइड करके हमें टुवर्ड्स फर्दर लेवल पे लेकर आना चाहिए। विदाउट अ सिस्टमैटिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्योर रिस्क एक्सपोजर, विदाउट अ सिस्टमैटिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्योर रिस्क एक्सपोजर, some risks that easily could be avoided may inadvertently be retained. वो कह रहा है without a systematic identification of pure risk exposure, कि without a systematic identification of pure risk exposure, some risks that easily could be avoided, some risks that could easily be avoided may inadvertently be retained, यानी उन्हें हमने inadvertently retain भी करना है। इंप्लीमेंट अप्रोप्रिएट लॉस कंट्रोल मेजर, अब हमने क्या लगाने हैं, लॉस कंट्रोल मेजर्स को देखना है कि हमारे पास कितनी तरह के लॉस कंट्रोल मेजर्स हैं और उसको हमने सामने रख के आगे चलना है। फॉर रिस्क दैट अ बिजनेस और अ इंडिविजुअल कैन नॉट डू नॉट विश टू अवॉइड, यानी कि हमारे पास क्या, फॉर रिस्क दैट अ बिजनेस और इंडिविजुअल कैन नॉट और डज नॉट विश टू अवॉइड, ये कोई ऐसे रिस्क भी होते हैं जो बिजनेस टेक करना चाह रहा होता है, इंडिविजुअल टेक करना होता है, एंड दे डोंट वांट टू विश टू अवॉइड। कंसिडरेशन शुड बी गिवन टू अवेलेबल लॉस कंट्रोल मेजर्स, यानी कंसिडरेशन भी गिवन होंगी टू अवेलेबल लॉस कंट्रोल मेजर्स, की कंसिडरेशन भी आएंगी, दैट शुड बी गिवन टू अवेलेबल लॉस कंट्रोल मेजर्स, के हम जितने भी लॉस कंट्रोल मेजर्स है उसी के हिसाब से हमारे पास कंसिडरेशन भी आई हैं। इन एनालाइजिंग द लाइकली कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ लॉस कंट्रोल अल्टरनेटिव, यानी इन एनालाइजिंग द लाइकली कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ लॉस कंट्रोल अल्टरनेटिव शुड रिकॉग्नाइज दैट लॉस कंट्रोल विल ऑलवेज बी यूज्ड in conjunction with either risk retention or a risk transfer, यानी analyzing the likely cost and benefit of loss control alternative should recognize the loss control will always be used in conjunction with either risk retention or a risk transfer, यानी एक चीज सामने रखनी है, या तो रिस्क रिटेंशन आपके सामने होगा या रिस्क ट्रांसफर अपने सामने होगा, यानी इनमें से एक चीज आपको रिक्वायर्ड है। Therefore part of cost benefit analysis, क्या कहेंगे, therefore part of cost benefit analysis regarding potential loss control, यानी कि पार्ट ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस रिगार्डिंग पोटेंशियल लॉस कंट्रोल इज रिकग्निशन ऑफ द लाइकली इफेक्ट ऑफ ऑन ट्रांसफर, यानी क्या है, रिकग्निशन ऑफ द लाइकली इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर, ये लाइकली इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर है, और रिटेंशन ऑफ रिस्क एग्जिस्टिंग लॉस कंट्रोल एंड ऑल्सो द रिटेंशन ऑफ रिस्क existing after loss control measures are implemented, after loss control measures are implemented, तो यहाँ क्या कहेंगे, और रिटेंशन ऑफ द रिस्क, यानी हम रिस्क को रिटेन करेंगे, लाइक इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर और रिटेंशन ऑफ अ रिस्क एग्जिस्टिंग आफ्टर लॉस कंट्रोल मेजर, कि जो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है आफ्टर लॉस कंट्रोल मेजर आर इंप्लीमेंटेड, यानी वो हमारे पास इंप्लीमेंट हो जाएगा। द सिलेक्शन बिटवीन रिस्क रिटेंशन एंड रिस्क ट्रांसफर आर द ऑप्टिमल रिस्क, यानी कि द सिलेक्शन बिटवीन रिस्क रिटेंशन एंड रिस्क ट्रांसफर, किसकी रिटेंशन आ रही है, रिस्क रिटेंशन आ रही है, एंड रिस्क ट्रांसफर एज द ऑप्टिमल रिस्क मैनेजमेंट, किसकी तरफ आ रही है, एज ऑप्टिमल रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक में चेंज आफ्टर द लॉस कंट्रोल, यानी में चेंज हो सकती है आफ्टर द लॉस कंट्रोल एंड एक्सपेंडिचर्स आर बीइंग मेड, यानी एक्सपेंडिचर्स भी उसके अगेंस्ट बनाए जाते हैं। द सिलेक्शन बिटवीन रिस्क रिटेंशन एंड रिस्क ट्रांसफर as the optimal risk management technique may change the loss control expenditures, यानी कि selection between risk retention and risk transfer as the optimal risk management technique may change after loss control expenditures are made, कि loss control के बाद आपकी ये behavior change हो जाता है, ये behavior differentiate कर जाता है overall loss control के हिसाब से, यानी that would be changed on the loss control level। Analyzing the loss control decisions, now what we are moving towards the analyze करना है how the loss control decisions are being made। Capital budgeting techniques from finance and accounting can be applied to a risk management technique। now अब capital budgeting techniques की जब बात करते हैं तो कौन सी आती है टेक्निक, सबसे पहले payback period आती है, that is the capital budgeting technique, and then उसके बाद net present value आती है, and then उसके बाद IRR आती है, एंड देन उसके बाद क्या आता है हमारे पास, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, क्या आती है हमारे पास, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, एंड द नेक्स्ट वन दैट इज न्यू वन इज दैट द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न,
क्या ये एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है which would see that on this level. Capital budgeting techniques from finance and accounting can be applied to risk management. यानी capital budgeting techniques जो हैं from finance and accounting can be applied to risk management decision regarding loss control. कि हम loss control को measure करने के लिए risk management techniques को apply कर सकते हैं. For example, coal department store has been experiencing substantial shoplifting losses and an occasion vandalism into its building. यानी कि experiencing substantial shoplifting losses, कि जब आपकी shoplift हो जाती है तो that is the losses and occasional vandalism of to its building, कि vandalism भी आती है यानी तोड़फोड़ भी आती है to its building. The company is considering hiring 24-hour security guard to decrease the frequency and severity of these losses. यानी वो कह रहे हैं कि हमने 24 hours का गार्ड हायर करने की बात हो रही है टू डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी एंड सिविरिटी ऑफ दीज लॉसेस, कि फ्रीक्वेंसी भी रिड्यूस करनी है और सिविरिटी ऑफ दीज लॉसेस भी इंक्रीज कर रहे हैं. इट्स एस्टिमेटेड एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्शन इज $60,000. एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्शन कितना है? $60,000. यानी $60,000 वी हैव बीन रिक्वायर्ड. कि इफ वी आर गोइंग टू से कि हमने कहा जी 60,000 आर रिक्वायर्ड व्हेन वी टॉक अबाउट कि हमें इतना हमें एनुअल कॉस्ट पड़ेगी इफ वी आर गोइंग टू हायर 24 आवर्स गार्ड, कि हमारे पास जब 24 आवर्स गार्ड है तो दैट मींस वी रिक्वायर दैट मच. एंड कवर्स, ये क्या कवर कर? कवर द सैलरीज एंड एम्प्लॉय बेनिफिट फॉर द गार्ड, यानी कवर सैलरी एंड एम्प्लॉय बेनिफिट फॉर द गार्ड, यानी कि एम्प्लॉय बेनिफिट भी कवर कर रहा है और साथ साथ हमारे पास और क्या चीज कवर कर रहा है? दैट इज बीइंग सैलरी. Cole estimate that the presence of security guard will decrease shoplifting losing. यानी कि Cole estimates that the presence of security guard, किस चीज की presence? That is the presence of security guard will decrease shoplifting. यानी कि security guard से क्या होगा कि शॉपलिफ्टिंग कम हो जाएगी एंड वेंडलिज्म लूजेस बाय 20,000, यानी कि शॉपलिफ्टिंग का लॉस कितना कम हो जाएगा? 20-30,000 से, एंड वेंडलिज्म का 20,000. एंड एडिशनल इट्स इंश्योरेंस प्रीमियम आर एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज बाय 5,000, यानी इंश्योरेंस जो है वो भी हमारी 5,000 के हिसाब से डिक्रीज कर जाएगी या हमारे पास 5,000 के हिसाब से कम कर जाएगी. Additionally, or should the Cole hire the guards? Now the first thing is that whether we should hire the guard or not, we are not going to hire the guard. तो इसका मतलब है कि we are going to identify कि whether the cost will apply to it or not. तो यहाँ पे देखें कैपिटल बजटिंग है तो यहाँ पे कह क्या रहा है? Cole store has been experienced substantially shoplifting losses. The company is considering hiring that much of security guard to decrease the frequency and severity of these losses. कि हमने frequency भी कम कर रही है और severity of these losses, दोनों चीजों को reduce कर रहे हैं. जब हमने दोनों चीजों को reduce करना है तो that means we require a severity of the losses, यानी कि उसमें severity को कम करना है. तो हमने पहले देखा कि annual cost of guard कितनी 60,000 है और नीचे cost estimate of presence of security guard decreases the shoplifting losses कितने थे? 20,000 थे एंड vandalism के 30,000 थे और वेंडलिज्म के कितने थे? 20,000 थे. तो 30 plus 20 that is 50,000 and additionally insurance premium is expected to be decreased. तो ये कहेंगे हम 65,000. तो that means कि we have got the 15,000 overall over and above valuations की हमारे पास आ रही हैं. So that means कि we have just been on the 5,000. तो should Cole hire the guard? कि क्या उसे हायर कर लेना चाहिए गार्ड? After examining only financial constraints, since the estimated is 55, कैसे 55 है? 20,000 था ना, plus 30,000. ये किसका था? 20,000. ये था हमारे पास उसका लॉसेस का और ये वेंडलिज्म था और 5,000 की इंश्योरेंस भी बच जाएगी. तो कितना हो गया? दैट इज 55,000. और यहाँ पे हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी? दैट इज 60,000. इन सेविंग इज लेस देन द, सिंस द एस्टिमेटेड 55,000 इज इन सेविंग्स इज लेस देन द एस्टिमेटेड 60,000 कॉस्ट ऑफ हायरिंग द कार्ड, द फंड शुड नॉट हायर द कार्ड बिकॉज कार्ड की प्राइस 5,000 अबव है. क्या है यहाँ पे? गार्ड के ऊपर जो कॉस्ट आ रही है वो 5,000 अबव है. तो दे शुड नॉट हायर द गार्ड. वहां पे अगर गार्ड हायर करेंगे तो देन देयर वुड बी एन इश्यू बिकॉज 5,000 जो है वहां पे हमारे पास एडिशनल आ रहा है और एडिशनल हमारे पास खर्चा बढ़ रहा है और वो भी कंटिन्यूस लेवल पे वो खर्चा बढ़ रहा है और खर्चा इंक्रीज कर रहा है. द फर्म शुड नॉट हायर द गार्ड. तो वहां पे उसे फर्म को गार्ड हायर नहीं करना चाहिए. However, the company should consider whether there are any additional relevant factor that may have been overlooked. यानी कोई और factors भी हैं that may have been overlooked. For instance, will the presence of security guard make employee feel safer? अब ये भी इसकी एक भी कॉस्ट है, जारी बात है. ये भी एक वैल्यू है कि क्या लोगों को या एम्प्लॉय को आफ्टर डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी गार्ड क्या सेफर फील हो रहा है.
विल द फर्म बी एबल टू हायर बेटर एम्प्लॉइज, अगर वहां पे सेफ एरिया हो जाएगा तो क्या फर्म इस काबिल होगी कि वो उसे एम्प्लॉइज, बेटर एम्प्लॉइज को हायर कर सके और बेटर एनवायरमेंट ले सके। विल कस्टमर रिलेशन बी एनहांस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ गार्ड, यानी विल कस्टमर रिलेशन बी एनहांस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ गार्ड, क्या पर्सनल रिलेशनशिप में भी कोई इफेक्ट आता है या कोई इफेक्ट इसका भी बेस कर रहा होता है, यानी किस बेस पे आ रहा होता है। तो दैट मींस दीज आर द कंपनी क्वेश्चंस दैट मीन अराइजेस व्हेन वी टॉक अबाउट एनालाइजिंग द लॉस कंट्रोल डिसीजन। किसकी बात करें हम? लॉस कंट्रोल डिसीजंस को हम लोग रिड्यूस करनी है। तो दैट मींस कि यहाँ पे हमने देखना है 50 to 55 5,000 का लॉस था, दैट मींस वी शुडंट हायर द गार्ड। और उसमें क्या होगा? प्रेजेंस क्या होगा? गार्ड से आपके मेंटल स्ट्रेस खत्म होगा, बेटर एम्प्लॉइज ज्यादा आएंगे बिकॉज ऑफ गुड प्लेस, एंड कस्टमर रिलेशन बी एनहांस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ गार्ड, कि हमारे पास रिलेशनशिप भी प्रेजेंस ऑफ गार्ड की वजह से एनहांस हो जाएगा, बिकॉज दे आर नाउ थिंकिंग दैट देयर इज समथिंग दैट इज बीइंग देयर इन द मार्केट। सो देयर मे बी अ चांसेस दैट द प्रेजेंस ऑफ गार्ड वुड एनहांस द कस्टमर रिलेशनशिप्स। क्या एनहांस कर देता है? दैट इज कस्टमर रिलेशनशिप्स को एनहांस कर देगा। नाउ एनालाइजिंग लॉस कंट्रोल डिसीजंस, कि अब हमने क्या करना है? लॉस कंट्रोल डिसीजंस को एनालाइज करना है। इन कोल डिपार्टमेंट स्टोर एग्जांपल ऑल बेनिफिट एंड कॉस्ट वर एक्सपेक्टेड टू हैपन इन द सेम ईयर। अब यहां पे क्या कह रहे हैं? उसमें एग्जांपल में क्या था? सारा का सारा जितना भी एक्सपेक्टेड लॉस है दैट इज एक्सपेक्टेड हैपन टू एक्सपेक्टेड इन द सेम ईयर, यानी उसी सेम ईयर में आ रहा है वो। When a longer period of time is involved, यानी जब क्या होगा? longer period of time जो है वो that is being involved and the calculation become more calculated, यानी कि all the benefits, यानी वो कह रहे हैं coal department stores example all the benefit and costs were expected to happen same year, यानी कि हमारे पास सारे के सारे कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस वो सेम ईयर में हुए हैं। व्हेन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इज इन्वॉल्व, जब ज्यादा लंबा वक्त इसमें चाहिए होता है इन्वॉल्व, द कैलकुलेशन बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड, ये कैलकुलेशंस फर्दर कॉम्प्लिकेट होती जाती हैं। सो दैट्स हाउ द एनालाइजिंग लॉस कंट्रोल डिसीजन इज देयर, कि आपने लॉस कंट्रोल को कैसे और किस तरह से डिसाइड करके वी आर गोइंग टू मूव इट फर्दर, कि हमने किस तरह से उसे आगे लेकर आना है और किस तरह से लॉस कंट्रोल को आइडेंटिफाई करना है। दैट हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द लॉसेस एंड हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द कॉस्ट, कि हमने उसमें देखना है किस तरह है, यानी कि बेनिफिट्स वर एक्सपेक्टेड टू हैपन सेम ईयर, एक ही साल में। व्हाट इफ कि दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मेनी ईयर्स एंड दैट बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड, कि जितना ज्यादा वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा उतना ही उसे मुश्किल से एवेल्युएट होगा। तो दैट मींस देयर इज अ कैलकुलेशन दैट इज बीइंग रिक्वायर्ड, कि ये हमारे पास कैलकुलेशंस हैं और उसी के हिसाब से हम वैल्यू करेंगे। व्हेन अ longer period of time is involved in calculation becomes more complicated, कि लॉन्गर टाइम रिक्वायर्ड है और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी और कॉम्प्लिकेशंस बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड। So that's the end of the chapter number 15. We have started just being the government regulations, कि क्या क्या government regulations है और उन्हीं की बेस में हम वैल्यूशंस भी देख रहे हैं। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ चैप्टर, that is the chapter from same textbook, that is Risk Management and Insurance by George Dresda 12th edition। उसका ये चैप्टर नंबर 8 है। Do read the book, और उसका अभी हम लोगों ने थोड़ा सा कवर किया, बाकी अभी थोड़ा सा रहता है और उसमें थोड़ी सी हम आगे की चीजें देखेंगे, दैट इज टुवर्ड्स द प्रेजेंट वैल्यू एंड हाउ इट हैज अ रोल ऑन द प्रेजेंट वैल्यू। सो दैट्स द एंड ऑफ द टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज।